हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज हम मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एक्स का मान पता करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं यहाँ पर कि जैसे हम लिखते हैं 2 सही 1/3, इसको हम 2 प्लस 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7/3, 3 दूनी 6 प्लस 1 7/3। इसको अगर हम चाहें तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 3 जा दैट इज 6 प्लस 3 1 जा 3 1 7/3। बस इतना बताना चाहूंगा कि 2 प्लस 1/3 ये जो प्लस का साइन आता है इसको हटाकर 2 सही 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है? 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको आगे बढ़ाते हुए क्या लिख सकते हैं? x प्लस, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जैसे मैंने बताया 4 3 जा 12 प्लस 1 दैट इज 13/4। तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस 1/4 3 जा 12 प्लस 1 दैट इज 13/4 अर्थात नीचे, तो इसको हम ऊपर जाने देंगे, ये हो जाएगा 4। इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं दैट इज x प्लस, ये क्या है? 13 1 जा 13 प्लस 4 1 जा 4 ही आएगा, 13 1 जा 13 प्लस 4 17, 1/, कितना हो जाएगा? 13 1 जा 13 प्लस 4 दैट इज 17/13, 17/13। इसको 13 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 13/17 और इधर क्या था? 2। ये 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13/17। x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 2 माइनस 13/17। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2, यहां भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे लेकिन माइनस 17 इंटू 2 दैट इज यहां पे क्या आएगा अपना 34 माइनस 13 और नीचे क्या आ जाएगा? 17। तो 34 माइनस 13 ये आएगा 21 और नीचे आएगा 17। तो 21/17 दैट इज आंसर नंबर बी। दिस इज अवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? हम सपोज करते हैं दो संख्याएं हमारे पास हैं, लेट, एक है x और एक है y। इन दोनों संख्याओं का जो योग है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x इंटू वाई दोनों का गुणनफल है 56। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल अर्थात उसका उल्टा। x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम होगा 1/y। y का व्युत्क्रम होगा 1/y। इनका योग मतलब 1/x प्लस 1/y, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा हमारे पास xy, यहां आएगा y और यहां x अर्थात x प्लस वाई अपॉन xy। ये है व्युत्क्रमों के द्वारा सॉल्व करने पर आया गया। x प्लस वाई क्या दिया हुआ है? 15 और x इंटू वाई क्या दिया हुआ है? 56। दैट इज C, 15/56 is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों की एक समस्या है। 3/2 डिवाइडेड बाई 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं कि 1.5 केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं। क्वेश्चन दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको अपनी तर्क क्षमता से, अपनी सोच से हमें सॉल्व करना है। कहने का मतलब कि अगर हमें दिया है 3/2 भागे 1/3 तो इसको कोई भी विद्यार्थीगण सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं कि 1.5 केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं तो इसको सोचना पड़ेगा, इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं लेकिन क्या समस्याएं होंगी जो कुछ विद्यार्थी नहीं निकाल पाएंगे। 1.5 केक का मतलब यहां पे आप समझ रहे हैं, 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2, अर्थात ये जो 3/2 लिखा है उसका मतलब ये 1.5, 2 1 कम 2 प्लस 1 3, 3/2 1.5 केक, इसको लिखना है 3/2, फिर इसको एक तरीके से हल करना है। ओके, तो अब इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। इसका कारण क्या है कि इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। पहला, भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। मतलब भाषा की सहायता सही तरीके से अगर बच्चों को नहीं पढ़ाई गई, भिन्नों पर संक्रियता का संदर्भीकरण नहीं किया गया तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही है, ए है अपना राइट आंसर, ए। 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोहन प्रतिदिन फल विक्रेता से 2 दर्जन केले, 1/2 किलोग्राम सेव, 1 सही 1/2 किलोग्राम अन्य प्रकार के फल लाता है। यदि आधा दर्जन केलों का वजन 750 ग्राम हो तो वह एक दिन में कितने किलोग्राम फल लाता है। तो दोस्तों यहां पे हम देखेंगे 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, आधा दर्जन केले का वजन कितना है, आधा दर्जन केले का वजन कितना है, यहां पे आधा दर्जन केले का वजन है 750 ग्राम। अगर हम 2 दर्जन केले का वजन लेंगे तो आधा दर्जन का अगर 750 ग्राम है तो 2 दर्जन का कितना होगा, 2 दर्जन का यहां पे हमारे पास वजन कितना होगा 750 गुणे 2 बटे 1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 750 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया हमारा 2 दर्जन केले का वजन। कितने हो गया, ग्राम में। अब क्या निकालना है, कितने किलोग्राम फल लाता है। तो कुल फल अब हम यहां पे देखेंगे कि मोहन द्वारा एक दिन में लाए गए फलों का भार, फलों का भार क्या है। सबसे पहले तो केलों का हमने देखा, तो केलों का क्या है 750 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया किसका, केलों का भार। प्लस सेव कितनी है, आधा किलोग्राम, अर्थात अगर हम ग्राम में लें तो ये हो जाएगा 500 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब 1 सही 1/2 किलोग्राम अन्य प्रकार के फल हैं। 1 सही 1/2 मतलब 1 + 1/2, अर्थात 1 किलोग्राम प्लस आधा। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास कितना आया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम प्लस आधा में 500, तो टोटल हो गया कितना 1500 ग्राम। तो यहां पे हमने अन्य फलों का लिख दिया 1500 ग्राम। ये टोटल हमारा फलों का भार हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, 750 × 4 दैट इज 3000 प्लस 500 प्लस 1500, ये हो जाएगा हमारा 2000, और इसको हम ऐड करेंगे, ये आएगा हमारा 5000 ग्राम, अर्थात 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5000 ग्राम में 5 किलोग्राम। तो सही आंसर है हमारा आंसर नंबर बी, 5 किलोग्राम। 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऋतिक एक टब में 15 डेका लीटर पानी भरता है। टब के 1/4 पानी से वह स्नान कर लेता है। बताइए टब में कितने लीटर पानी शेष रह जाता है। अब टब में कितना पानी बचा है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 डेका लीटर, 1 डेका लीटर बराबर होता है कितना, 10 लीटर। इसको हम ध्यान रखेंगे, 1 डेका लीटर बराबर होता है 10 लीटर। 15 डेका लीटर बराबर कितना होगा, 15 डेका लीटर बराबर कितना होगा 150 लीटर। ओके, अब
एक चौथाई पानी, 1/4 पानी से वह नहा लेता है, तो कितना हो जाएगा 150/4, अर्थात इसका एक चौथाई कुल पानी था 150 लीटर और एक चौथाई पानी से नहा लेता है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा, पहले हम 2 से चाहे तो इसको काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 75/2। इसको हम 75/2 को जब सॉल्व करेंगे अर्थात डिवाइड करेंगे, यहां मिलेगा हमें 37 1/2। ये कैसे, 75 2 से डिवाइड किए, 2 3 जा 6, ये बच्चा 1, 5 2 7 जा 14, ये बच्चा 1, 37 सही 1/2 ये मिला। इतना पानी अभी टब में हमारे है ना 15 डेकालीटर बराबर, इतने पानी से उसने नहा लिया, एक चौथाई पानी से। इसके बाद टब में अब कितना पानी बचा, कुल कितना पानी था हमारे पास 150 लीटर, कितने पानी से वो नहा लिया, 37 सही 1/2, ये एक चौथाई पानी से उसने नहा लिया। तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो बचा हुआ शेष पानी आ जाएगा। अब इसको दोस्तों 150 माइनस, ये जो माइनस है पूरे 37 1/2 में लगा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं -37, और अंदर अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते थे 37 + 1/2। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस प्लस को भी -1/2। भाई सॉल्व करने के लिए इजी टेक्निक, बाकी आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 150 -37 -1/2। अब हम देखेंगे 150 को हम लिख दें 149 + 1 -37 -1/2। 149 में हम 37 को घटाएंगे तो यहां पे हमको मिलेगा 112, और 1 ये जो +1 है -1/2 यहां मिल जाएगा +1/2। अब समझे होंगे दोस्तों कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 112 + 1/2 मिल गया, और इसको हम लिख सकते हैं 112 सही 1/2 लीटर, 112 सही 1/2 लीटर, अर्थात सी इज अवर राइट आंसर। 6th क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पर, दी गई आकृति में एंगल BAC बराबर 30 डिग्री, एंगल ABC बराबर 50 डिग्री तथा एंगल CDE बराबर 25 डिग्री। तो एंगल AED अर्थात ये वाला एंगल X, ये पता करना है एंगल AED। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कि एंगल ACD बराबर ECD है, एंगल ECD, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, सेम एंगल है, एंगल ACD एंगल ECD। अब दोस्तों हम ज्यामिति में जानते हैं कि बहिष्कोण एक्सटर्नल एंगल जो होता है दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटर्नल एंगल अर्थात अगर हम ट्रायंगल ABC को देखें, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को देखें तो जो एंगल ACD है ये एक्सटर्नल एंगल है, किस ट्रायंगल का, ABC का। ओके, एक्सटर्नल एंगल। तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो एंगल ECD बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात अंतः दो कोणों के 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ओके, फिर हम देखेंगे एंगल ECD में, ये जो ECD है ये मिल गया हमको कितना, 80 डिग्री। ये जो एक्सटर्नल एंगल है 80 डिग्री, ये इंटरनल एंगलों के योग के बराबर होगा, ये मिल गया 80 डिग्री। अब हमको यहां पे देखना है कि एंगल ECD त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल ये वाला 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री, मतलब 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल DEC,
एंगल DEC, तीनों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल DEC मिल जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 माइनस 25। तो यहाँ से हमको मिलेगा एंगल DEC 75 डिग्री। एंगल DEC मिल गया हमको कितना, 75। अब हमको पता करना x। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो टोटल ये एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहां पे ये जो AED है x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। एंगल इन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो यहां पे x हमको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर ए, 105 डिग्री। 7th क्वेश्चन देखेंगे। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। 2 सही 1/5 प्लस 8 सही 4/11 का 1/2 का मान क्या होगा। इसको हम देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, जैसे मैंने बताया था 2 + 1/5 इसको मानते हैं। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 कितना हुआ, 11/5 प्लस 11 8 ज़ा 88 प्लस 4 दैट इज 92/11 इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई इंटू 1/2। 11/5 प्लस 92/11, इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 55। 5 इंटू 11 दैट इज द 121 प्लस 11/5 92 इंटू 5 दैट इज द 460 इंटू 1/2। इसको ऐड करेंगे, ये होगा 581/55 इंटू 1/2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 581/55 इंटू 2 दैट इज 110। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ का आंसर होगा आंसर नंबर डी, 581/110। 8th क्वेश्चन देखेंगे। यदि संख्या 62532915A 6 से पूर्णतया विभाज्य है तो A के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। मतलब हमें यह पता करना है कि जो संख्या दी हुई है वो 6 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। दोस्तों 6 का हम विभाज्यता नियम जानते हैं कि वो सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हों। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को हम याद करेंगे, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है ए में 5, बी 6। सबसे पहले हम ए ऑप्शन पे अगर जाएं, अगर हम ए की जगह यहां पे 5 रखते हैं तो अगर लास्ट में 5 है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 6 पॉसिबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 8, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। और चौथा ऑप्शन है 9, अगर हम ए की जगह 9 रखते हैं लास्ट में 9 आएगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमें चेक करना है 6 और 8, अगर 6 और 8 रखते हैं लास्ट में 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी हमको, तो हम देखेंगे क्या दी हुई संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 A। टोटल हम जोड़ेंगे 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस A। ये टोटल जोड़ेंगे 6 2 8 5 13 3 16 2 18 9 17 27 1 28 8 5 13 33 33 प्लस A। अगर हम यहाँ 6 रखते हैं 33 प्लस 6 हमारा आता है कितना 39। और अगर हम यहाँ पे रखते हैं 33 प्लस 8 ये आता है हमारा 41। तो जो 41 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा और जो 39 है वो 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो यहाँ से हमको पता चला 33 प्लस 6 ए की जगह
6 को रखने पर 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, अर्थात 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6। 9th क्वेश्चन देखेंगे, 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 15015.20 रुपीज है। 9 मेज और 15 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? 9 मेज और 15 कुर्सियां, इसका मूल्य कितना होगा? इसमें हम अगर 3 कॉमन लें तो इसके अंदर क्या बच रहा है? 3 मेज प्लस 5 कुर्सियां। अब आप देखेंगे 3 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य, अर्थात 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य हमें दिया हुआ है, कितना है? 15015.20। मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हमको मिलेगा 45045.60, अर्थात अप्रॉक्स 45,000। अगर लगभग हम देखते हैं यहां पे तो 45,000 अप्रॉक्स। तो यहां पे सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर बी, 45,000। 10th क्वेश्चन देखेंगे, 12/9 में कितने 1/3 हैं? कितने 1/3 है? इसको समझने के लिए हम देखेंगे, जैसे ये हमारे पास है 4, इसमें कितने 2 निहित हैं? 2 कितने हैं? तो उसको हम देखेंगे 4/2 आया 2, अर्थात 4 के अंदर 2 हैं, 2 + 2 आया 4। इसी तरह 12/9 में कितने 1/3 है? तो 12/9 डिवाइडेड बाई 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 12/9 इंटू 1/3, 3 3 9, 3 4 12, अर्थात 4 1/3 है। इसको हम चेक भी करेंगे, जैसे 4 1/3 है मतलब 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। इसको जब हम जोड़ेंगे, यहां से कॉमन लिए 1/3, अंदर बचा 4, ये आया 4/3। अब 4/3 में ऊपर 3 का नीचे 3 का मल्टीप्लाई किए, ये आया 12/9। यहां से हमने क्या देखा कि 12/9 में 4 1/3 है। तो यहां पे 12/9 में कितने 1/3 है? 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़े तथा 10 मीटर लंबे आयत का परिमाप निम्न प्रक्रिया द्वारा निकालता है। आयत बना हुआ था, उसका परिमाप 8 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा था, उसका परिमाप उसने निकाला 10 + 8 + 10 + 8 = 36 मीटर। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? ये विधि कौन सी है? पहला हम देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो पेरीमीटर निकाला गया उसका हम फार्मूला जानते हैं, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन नहीं, उन्होंने डायरेक्ट सारी भुजाओं को जोड़ा और 36 मीटर प्राप्त किया। इसका मतलब इसका सही आंसर है आगमन विधि, ए ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, 0.2 इंटू 2x - 1 - 0.5 इंटू 3x - 1 इज इक्वल टू 0.4। 0.2 2x - 1 - 0.5 इंटू 3x - 1 इज इक्वल टू 0.4। सॉल्व करेंगे, ये होगा 0.4x - 0.2 माइनस 5 3 15, 1.5x माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.4। 0.4x माइनस 1.5x यहां पे हमको मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो -1.1x माइनस 1.1x। 0.5 माइनस 0.2, ये सॉरी दोस्तों, माइनस और माइनस यहां पे ये हुआ प्लस। 0.5 माइनस 0.2 यहां पे हमको मिलेगा प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.4। माइनस 1.1x इज इक्वल टू 0.3 उधर जाएगा, 0.4 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.1। तो x इज इक्वल टू होगा 0.1 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू 1/11। x की वैल्यू यहाँ पे ना 1/11,
ये अपना जो माइनस था यहाँ पे -1.1x का, ये माइनस है, ये माइनस इसके साथ जाएगा, ये होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/11। बी इज अवर राइट आंसर। दोस्तों सबसे पहले ये जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है उसको क्लिक करें, मॉक टेस्ट दें, उसके बाद आप लोग आके इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसमें देखें। 13th क्वेश्चन, यहां पे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। L पैरेलल टू M, L और M आपने आपस में समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो जब दो पैरेलल रेखाओं को एक रेखा काटती है तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी 120 डिग्री होगा। और ये अगर 120 डिग्री है तो ये 120 डिग्री x के वर्टिकली अपोजिट है डायरेक्ट, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, तो x बराबर भी 120 डिग्री होगा। ये ज्यामिति पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी अभीष्ट कोण है। ये अभीष्ट कोण x इज इक्वल टू 120 डिग्री। 14th क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, केवल पढ़ने वाला। इस पे अपन क्या करेंगे कि पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी तर्क शक्ति के आधार पर इसका आंसर देंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। बिल्कुल, आज के परिवेश में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए और पढ़ने में उसको रोचक बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चनों को हम केवल सुनते जाएंगे और अपनी तर्क शक्ति के आधार पर जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन यहां पे पढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर वर्षा के समय 1 हेक्टेयर भूमि पर पड़े पानी का आयतन होगा। दोस्तों मौसम विभाग जो अनुमान लगाता है कि कितना पानी बरसा, कहां निकला, उसका एक छोटा सा रूपांतरण है, हम यहां पे समझेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, जो कि बोला जाता है समाचारों में। 1 हेक्टेयर भूमि पर पानी गिरा, तो उसका आयतन बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर होता कितना है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, अर्थात मीटर स्क्वायर, 10,000 वर्ग मीटर। पानी का आयतन जो पड़ा हुआ है कैसे निकालेंगे? पानी का आयतन, वॉल्यूम, आयतन मतलब आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। कितने ऊंचा पानी उठा जमीन से। तो आधार का क्षेत्रफल अर्थात 1 हेक्टेयर जमीन, यहां पे हम लिखेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर, ये हुआ हमारा आधार का क्षेत्रफल। और जो ऊंचाई है अर्थात 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, लेकिन यहां ये मीटर में है, वर्षा सेंटीमीटर में है, तो 10 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10, ये है 10 बटे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो यहां पे मीटर, ये 0 और 0 गया, तो 10 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/10 मीटर। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई 1/10 मीटर, 0 से 0 कैंसिल, यहां पे हमारे पास आएगा 1000 मीटर क्यूब अर्थात घन मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 घन मीटर। 16th क्वेश्चन देखेंगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चित्र में वृत्त अर्थात सर्कल की त्रिज्या, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है यहां पे? 5 सेंटीमीटर। दो जीवाएं AB और CD आपस में पैरेलल हैं। यदि OP परपेंडिकुलर है AB पर और OQ परपेंडिकुलर है CD पर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर,
तथा CD बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई पता करनी है, PQ की लंबाई पता करनी है। अब अगर AB बराबर 6 सेंटीमीटर है तो और ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं और QP परपेंडिकुलर है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AP बराबर क्या हो जाएगा यहां पे हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अगर CD बराबर 8 सेंटीमीटर है तो CQ बराबर कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों C और O को, O जो है सेंटर है सर्कल का, इसके सरकमफ्रेंस से परिधि से अपन जोड़ते हैं, रेडियस बन जाता है। यहां से ये जो एंगल है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। अब ये बन गया हमारा CQO, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, OQ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर तो माइनस करेंगे, यहां पे अपन लेंगे OQ, इसको कैंसिल करेंगे, अपन देखेंगे फिर OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है CO, OC ये रेडियस, OC का स्क्वायर माइनस CQ का स्क्वायर, CQ का स्क्वायर, OQ इज इक्वल टू अंडर रूट OC का स्क्वायर माइनस CQ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, OC क्या है, रेडियस है, रेडियस दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस CQ, CQ क्या दिया हुआ है ये देखेंगे अपन 4 सेंटीमीटर अर्थात यहां पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 9 और अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये आई वैल्यू ऑफ OQ, OQ की जो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक OQ ये आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हम यहाँ पे OP की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहां पे हम OP की वैल्यू निकालेंगे। तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, सीधे लिखेंगे हम यहाँ पे, ये जो हाइपोटेनस है ये रेडियस है, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर माइनस ये जो AP है, AP हमने निकाला था, पूरा AB जो है 6 है तो आधा AP कितना होगा 3, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, 25 माइनस 9 16, तो अंडर रूट 16 और यहाँ पे आएगा 4 सेंटीमीटर। तो OP बराबर आ गया हमारे पास, OP 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर OP हो गया 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना है PQ, तो PQ इज इक्वल टू है QO प्लस OP, तो OP कितना मिला है 4 सेंटीमीटर, OQ मिला है 3, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 17th क्वेश्चन देखेंगे, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 12 7 68 है, इनमें से बड़ी संख्या, ऑप्शन से ही बोल रहा है, ऑप्शन यहां पर देखकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इनमें से दो सतत सम संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल 12 768 है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 0, अगर हम ये 110 लेते हैं और किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है 12 768, 12768, इसका मतलब 110 तो नहीं ही होगा, अर्थात अगर 110 होता तो लास्ट में 0 आता। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 108, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो कितना आएगा 8 0 जा 0 लास्ट में, 4 से करते हैं अगर तो ये 8 4 जा 32 लास्ट में 2 आना चाहिए, 8 का अगर 2 से करते हैं 8 दूनी 16 लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 114 114, अगर 114 का मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं 0, 8 से करेंगे तो 2 आना चाहिए लेकिन 8 आ रहा, और 4 का अगर 2 से करते हैं तो आएगा 8, इसका मतलब 114 114 इंटू 112, ये दोनों सतत लगातार सम संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं,
इनको हम एक बार चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 114 112 का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 12768। इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन हम ऑप्शन से जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन केवल 112 और 114 ही बचा हुआ है। अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या है 114, ऑप्शन नंबर सी। 18th क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी सोच पर आधारित है। गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था, ऊपर के क्वेश्चन में परिमाप निकालना था तो हम फॉर्मूला अप्लाई ना करके हमने केवल उसके चारों भुजाओं का योग करके परिमाप निकाल लिया। उसको कह रहे थे क्या हम? आगमन विधि। तो आगमन विधि ही ऐसी है जब अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षक सिद्धांत का पालन करते हुए हम उसको प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। 19th क्वेश्चन पढ़ेंगे, गणित शिक्षण का महत्व है। पहला, विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, उपरोक्त सभी। यहां पे हम गलत आंसर नहीं करेंगे। विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में। दोस्तों, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित ही है। गणित का मानव जीवन व समुदाय से घनिष्ठ संबंध है, अगर हम समुदाय की बात करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में गणित के ज्ञान की किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है तथा विभिन्न सिद्धांतों की समझ स्थापित करता है, अर्थात गणित इन सभी में निहित है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, आंसर नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, गणित तर्कसम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है? यह हमें याद रखना पड़ेगा। जो डटन थे, डटन के अनुसार गणित तर्कसम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर बताना चाहूंगा, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने के पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करें, मॉक टेस्ट दें, सबमिट करें, अपना स्कोर पाएं। आप देखें आप किस क्वेश्चन में गलत थे, किस क्वेश्चन में सही थे, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें। नमस्कार दोस्तों।